तो देखिए मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्ट्रेन एनर्जी। इसको हिंदी में बोला जाता है विकृति ऊर्जा। आप इसको स्ट्रेन एनर्जी भी कह सकते हो। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर स्ट्रेन एनर्जी नहीं पूछा जाता तो आप ये भी कह सकते हो इसको पूरा खींचने में किया गया कार्य, यानी किसी भी छड़ को अगर आपको लंबाई में कुछ लंबाई खींचना है तो उसमें कितना कार्य किया जाएगा। सर जितना कार्य किया जाएगा उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बात तो पकड़ रही है। जैसे मैं कह दूं मैंने एक छड़ को दिखाई, अगर इस छड़ पर मैं टेंसाइल लोड लगाता हूं, मान लीजिए इस छड़ पर मैंने टेंसाइल लोड लगाया, F न्यूटन का मैंने टेंसाइल लोड लगाया, बहुत कायदे के साथ देखिएगा, F न्यूटन का मैंने टेंसाइल लोड लगाया, तो तुमसे कहा जाए कि बताइए अगर इस छड़ की लंबाई, पहले से मैं मान लेता हूं कि छड़ की लंबाई L थी, तो अगर छड़ की लंबाई L है और F न्यूटन का आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो भाई साहब यहां पर जो छड़ की लंबाई हो जाएगी वो बाद में हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। L प्लस डेल्टा L आपका छड़ की लंबाई हो रही, ठीक है। मतलब छड़ की लंबाई बढ़ी कितनी तो कहोगे डेल्टा L बढ़ी। अगर मैं पूछूं छड़ की लंबाई बढ़ी कितनी तो साफ साफ आप कहोगे कि छड़ की जो लंबाई बढ़ी सर वो डेल्टा L बढ़ी। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना। अच्छा, अब सवाल तुमसे ये पूछा जाएगा कि सर ये जो बल लगाया आपने F, जिसने इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ा दी, ये जो बल आपने F लगाया, ये बल F गया कहां? तो ये बल F एक्चुअली में इसकी विकृति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया, जिसको आप स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। तो ये बल F इसकी स्ट्रेन एनर्जी या फिर विकृति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका क्या है? तो ध्यान रखना, इसको निकालने का पहला तरीका मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपने जो कार्य किया वही विकृति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया, तो मैं आपसे पूछूं कि कार्य कितना हुआ, कितना कार्य हुआ, वर्क कितना हुआ? तो सर वर्क उतना ही होगा जितना की स्ट्रेन एनर्जी होगी। या फिर आप सीधा सीधा कम शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि छड़ के अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी, कितनी विकृति ऊर्जा आएगी, तो कहोगे सर उतनी ही विकृति ऊर्जा आएगी जितना की आपने कार्य किया। दैट्स इट। जितना आप कार्य करोगे सर उतना ही विकृति ऊर्जा आएगी। तो बताइए अगर मैं पूछूं कि इस छड़ को खींचने में कितना कार्य किया गया, पहले कार्य ही निकाल लो। तो कहोगे अगर मुझे सर कार्य निकालना है तो मुझे बल जोड़े विस्थापन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बल तो मेरे पास F है और जो विस्थापन होगा तो विस्थापन उतना ही होगा जितना कि छड़ खींची हुई है, तो छड़ तो डेल्टा L खींची हुई है ना। तो अगर आपने F इंटू डेल्टा L किया तो सवाल यहां से हो जाएगा गलत। पता क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया, याद करिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग के सिलेबस में ये जो लोड F लगाया जाता है सब स्टडी लोड होता है या ग्रेजुअल लोड होता है ना। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ जो ये F लगाया गया है ये कौन सा लोड होता है, तो ध्यान रखना ये जो F लगाया गया है भाई साहब ये ग्रेजुअल लोड होता है। ग्रेजुअल लोड का मैं पहले ही मतलब बता चुका हूं, ऐसा भार जो धीरे धीरे लगाया जाए। मतलब मुझे अगर 100 न्यूटन का भार लगाना है तो मैं 100 न्यूटन डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, पहले 0, 10, 20, 30, 100 न्यूटन लगाऊंगा ना। तो अगर आपने F इंटू डेल्टा L किया तो गलत इसलिए हो गया क्योंकि सर आपने ग्रेजुअल लोड लगाया है और ग्रेजुअल लोड 0 से F तक पहुंचेगा। तो जब 0 से F तक पहुंचेगा तो वर्क निकालने के लिए मुझे यहां पर एवरेज फोर्स लेना पड़ेगा और इंटू लेना पड़ेगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यह कह सकते हैं कि सर आपको एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तभी किया जाए कार्य निकलेगा। तो जब भी कभी किया जाए कार्य पूछा जाए तो एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो कार्य हो जाएगा सर एवरेज फोर्स पहले 0, बाद में फोर्स F हो गया तो एवरेज फोर्स हो जाएगा 0 प्लस F/2। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो L लंबाई की छड़ L प्लस डेल्टा L हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा L हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा L हो गया ना। तो देखिए यहां पर जो W का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/2 F इंटू डेल्टा L। तो ध्यान रखना किसी छड़ को जो खींचने में किया गया कार्य आता है सर वो कार्य का फॉर्मूला ये होता है 1/2 F इंटू डेल्टा L। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर है ना। अच्छा, जैसे ही इतनी बात सबको क्लियर हो रही है अब यहां पर कुछ और बातें भी मेंशन होती है, जैसे कि हम लोग एरिया का डिवाइड काटर, एरिया का डिवाइड काटर, लंबाई का डिवाइड काटर, बहुत सारे और भी फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो जनरल बात हो रही कि 1/2 F इंटू डेल्टा L लगा दिया। ध्यान रखना एवरेज फोर्स होता है, ठीक है। तो सर ये भी वर्क डन है, जो वर्क डन है वही स्ट्रेन एनर्जी है। लेकिन हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को W से शो न करके स्ट्रेन एनर्जी को U से शो करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्ट्रेन एनर्जी U होगा
स्ट्रेन एनर्जी यू, एक बात को ध्यान देना, पहले इसका विस्थापन मात्रक सुन लीजिए, इसका जो मात्रक आएगा सर वो जूल में आएगा, श्योर एकदम। लेकिन अगर हम पूछो स्ट्रेन एनर्जी तो बताइए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो यही फॉर्मूला होगा 1/2 F इंटू डेल्टा एल। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा दूसरी तरीके से लिख रहा हूं, जिस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अगर मैं इस फॉर्मूले में क्या करूं, ऊपर नीचे एरिया का डिवाइड कर दूं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, ये जो डेल्टा एल आया ना, तो याद करो मैं आपको पहले डेल्टा एल का फॉर्मूला बता चुका हूं। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला FL अपॉन AE भी होता है, FL अपॉन AE भी होता है, ठीक है, वेरी गुड। मैंने डेल्टा एल का फॉर्मूला FL अपॉन AE लगा दिया। अब यहां पर एक छोटी सी बात और कर रहा हूं, कि यहां पर भी अपनी तरफ से एरिया का डिवाइड करा देता हूं, और यहां पर भी मैं एरिया का मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो गौर से देखिएगा, एरिया का डिवाइड भी करा दिया, एरिया का मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब यहां पर होने वाला है एक जादू देखिएगा क्या होने वाला है। ये जो F/A है ना, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस प्रतिबल। ये वाला F/A भी क्या बन जाएगा, प्रतिबल। तो F/A प्रतिबल P बन गया। अच्छा, नीचे 2 है, नीचे E है, और जबकि A इंटू एल छड़ का क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा, है ना। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से लिखूं, तो ये जो फॉर्मूला ढंग से लिखने के बाद ये जो फॉर्मूला नजर आएगा वो कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है, ध्यान देना भाई सब लोग। तो यू का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो F/A P², नीचे आ जाएगा 2E, और देखिएगा बड़े ध्यान से A इंटू एल, तो भाई साहब A इंटू एल जो आ जाएगा सर वो वैल्यूम आ जाएगा, A इंटू एल जो आ जाएगा वो वैल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि छड़ की स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी बन गया, P² अपॉन 2E इंटू वैल्यूम। और जो कहां से आया मैंने वो भी बताया कि आया कुछ नहीं है, जो बल F न्यूटन था मैंने उसका एवरेज लिया, क्योंकि ये ग्रेजुअल की कंडीशन होती है, आप लोग किस लेवल से ग्रेजुअल ही होता है, इसलिए 1/2 F इंटू डेल्टा एल लगा दिया। स्ट्रेन एनर्जी U बराबर P² अपॉन 2E इंटू वैल्यूम। लेकिन ये जो स्ट्रेन एनर्जी मैंने आपको बताई है ना, ये अलग अलग फॉर्म में पूछी जाती है, बहुत अलग अलग फॉर्म में पूछी जाती है आप लोग के लेवल में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कई अलग अलग फॉर्म में पूछी जाती है। इसलिए मैं अभी इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में बताने वाला हूं कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखिएगा। तो मैंने देखिए अभी आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताया, तो स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू का फॉर्मूला जो आया है सर वो आया है P² अपॉन 2E इंटू वैल्यूम, ठीक है सर। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन एनर्जी, ये पूरा स्ट्रेन एनर्जी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेन एनर्जी का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है जूल। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि सर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना, एनर्जी जब भी कभी डेंसिटी की बात की जाएगी तो वो एक्चुअली में होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, यानी इकाई आयतन की जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसी को एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसको हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में ध्यान रखना, इसको बोला जाता है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम होती है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से सूट रहे, कैपिटल यू है, ध्यान रखना ये स्मॉल यू है। तो स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो मैं केवल और केवल P² अपॉन 2E कहूंगा। क्यों? क्योंकि इकाई आयतन का मतलब आयतन को मैंने यूनिट ले लिया या आयतन का डिवाइड कर दिया, तो आयतन का डिवाइड कर दिया, तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला मेरे सामने निकल के आया ऊर्जा घनत्व का, वो P² अपॉन 2E निकल के आया। ये P² अपॉन 2E का पूछा जाता मात्रक, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व का मात्रक। तो ऊर्जा घनत्व के मात्रक में ऊपर तो जूल होना चाहिए, चूंकि नीचे वैल्यूम का मैंने डिवाइड कराया है, तो नीचे कंफर्म जो है मीटर क्यूब हो जाएगा। एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी टोटल एनर्जी है, जो कि कहां से डेवलप हुआ, जो आपने बल लगाया, कार्य किया सर, वही कार्य उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी बन गया। लेकिन वो स्ट्रेन एनर्जी तो एनर्जी डेंसिटी है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी देखिए ना, और भी कई सारे फॉर्म में पूछा जाता है, इसको मैं आपको कई सारे फॉर्म में और कन्वर्ट करके दिखाता हूं, ध्यान देना भाई सब लोग। ये बताइए, ये जो P है, जिस P को आप स्ट्रेस बोलते हो, अगर इस स्ट्रेस का फॉर्मूला या E का फॉर्मूला सोचते हैं, तो पहले बताइए, अगर मैं E के फॉर्मूले की बात करूं तो E, जिसको आप यंग मॉडुलस कहते हो, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, होता है ना।
अगर होता है तो बताइए यहां से U का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो कहोगे ऊपर हमारा पी स्क्वायर, तो चलो ठीक है सर, लेकिन इस E का फॉर्मूला, इस E का मान नीचे रख दीजिए यहां पर। तो जैसे ही E का मान नीचे रखा जाएगा तो ये हो जाएगा P अपॉन स्मॉल e हो जाएगा। जैसे ही P अपॉन स्मॉल e करोगे तो देखो भाई साहब 8P से 8P कैंसिल, E ऊपर पहुंच जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा जिसको आप 1/2 ऊपर P मतलब स्ट्रेस, ऊपर P मतलब स्ट्रेस और नीचे कह सकते हो स्मॉल e भी आ गया, स्मॉल e भी आ गया। तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, कई बार आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। लेकिन कई सारी किताबों में गलत दिया रहता है, कई सारी किताब वाले इस फॉर्मूले को 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन को स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। नहीं भाई साहब, ये स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको आप एनर्जी डेंसिटी कहना। तो ध्यान रखना, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसी तरह की स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इसके मात्रा की बात करते हैं तो इसका मात्रा जूल प्रति मीटर क्यूब आएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 1/2 स्ट्रेस है इंटू स्ट्रेन है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आना चाहिए। भाई साहब आपकी बात भी सही है, कैसे, जूल, क्या जूल को मैं न्यूटन मीटर लिख सकता हूं और नीचे मीटर क्यूब, तो क्या बताइए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वही आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहो चाहे जूल प्रति मीटर स्क्वायर कहो, एक भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूं तो इसको और भी कई सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि किस फॉर्म में मुझसे पूछा जा रहा है और मुझे किस फॉर्म में बताना है। बोलो भाई, बात सब क्लियर है ना। जैसे कि मैं चाहूं तो स्पीड की जगह पे फिर से F/A लिख सकता हूं, E की जगह पर डेल्टा L/L लिख सकता हूं, ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले। लेकिन ज्यादातर ये फॉर्मूला आपसे बहुत पूछा गया है और एक ये फॉर्मूला बहुत पूछा गया है, ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्मूले आपको बस पता होना चाहिए। अब देखिए एक बहुत खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खास बात भी सुनिएगा, ये खास बात आपके ग्राफ से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, ठीक है। आगे बात सुनिए। तो ध्यान रखना, मैं सारे फॉर्मूले नहीं ड्राइव कर रहा हूं, कुछ फॉर्मूले हम लोग जैसे जैसे सवाल पूछा जाएगा वैसे वैसे भी निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक मैं बात बता रहा हूं यहां पर, याद करिए जब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, तो यहां पर मैंने आपसे एक बात बताई थी कि ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है एक स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आता है अप टू इलास्टिक लिमिट या अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, आप ऐसा कह सकते हो, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन आता है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है, ये स्लोप होती है यंग मॉडुलस होती है। अगर याद करो तो स्लोप यंग मॉडुलस होती है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि स्लोप कैसे यंग मॉडुलस होती है, उसके लिए मैंने कहा था कि अगर आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो ये परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक ये परपेंडिकुलर आपका स्ट्रेस बनेगा P, और जबकि ये E, अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल ई को भी, स्मॉल ई स्ट्रेन होता है, कैपिटल ई यंग मॉडुलस, और कैपिटल ई का मान पूछूं तो बताइए कैपिटल ई का मान कितना आ जाएगा, P/E, जो कि फॉर्मूला होता है। और यही कैपिटल ई कह सकते हो स्लोप हो जाएगी, जिसको आप tan थीटा भी कह सकते हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होती वो यंग मॉडुलस देती, बिल्कुल सही बताया था। उसी तरीके से एक और बात सुन लीजिए, अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के डायग्राम के नीचे का एरिया देखूं, मतलब दैट मींस ये एरिया देखा जाए, ये एरिया देखा जाए, ये एरिया, तो ये एरिया भी तो बहुत सारी चीजें दे सकता है। मैं बताता हूं ये एरिया क्या है। तो अगर मैं पूछूं कि सर ये एरिया क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का एरिया, तो कौन एरिया हो जाएगा 1/2 लंब गुणे आधार, तो लंब हो जाएगा P और आधार हो जाएगा स्मॉल ई, तो P इंटू स्मॉल ई। P क्या होता है स्ट्रेस, स्मॉल ई क्या होता है स्ट्रेन। तो भाई साहब यही तो स्मॉल यू के बराबर था। और याद करो जो स्मॉल यू था वो एनर्जी डेंसिटी था। तो यहां से दो बातें याद रखना कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप यंग मॉडुलस देता है, जबकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का एरिया एनर्जी डेंसिटी देता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी मैं कई सारे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करता हूं, देखते रहना बस कायदे के साथ, बहुत कायदे के साथ। ये देखिए पहले यहां से स्मॉल ई का मान रखिए, स्मॉल ई का मान। तो अगर मैं स्मॉल ई का मान रखता हूं तो स्मॉल ई का मान उठा के यहां रखिए, यहां से, तो P/कैपिटल ई, तो P/कैपिटल ई हो जाएगा।
तो पहला अगला जो फॉर्मूला आ जाएगा वो पी स्क्वायर बटे 2E, ये भी सर एनर्जी डेंसिटी ही है। एक और फॉर्म आ गया, बता चुका हूं मैं इसके पहले भी। उसी तरह से स्मॉल यू का एक और फॉर्म भी बन सकता है 8/2। इस बार मैं यहां पर पी का मान उठा के रखूंगा, तो पी का मान देखिए, अगर मैं यहां से पी का मान निकालू तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, और पहले से स्मॉल ई था, तो एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला भी हो जाएगा 8/2 कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई स्क्वायर। कैसा भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई साहब एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में वैल्यूम नहीं आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी निकालोगे तो वैल्यूम जरूर आएगा। ये सब चीजें रटनी नहीं है, ये जो मैंने शुरुआत से आपको पहली स्लाइड से बताया, ये सब रटना नहीं है, ये सब आपके कॉन्सेप्ट है ना। T8/2 F इंटू डेल्टा एल कैसे आया, यही सर वर्क डन होगा। फिर स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया P स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वैल्यूम। फिर वैल्यूम को अगर हटा दोगे, वैल्यूम को हटा दोगे तो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, मात्रा है ना, अलग अलग फॉर्म मैंने बताए। और फिर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास क्या कहती है, अगली स्लाइड है थर्मल स्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है थर्मल स्ट्रेस, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक छड़ दिखाई, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि इस छड़ को आपने ऐसे गर्म किया, इस छड़ को आपने ऐसे गर्म किया, तो ये बताइए अगर इस छड़ को आप गर्म करोगे, मान लीजिए इस छड़ का जो टेम्परेचर है वो तुमने डेल्टा टी बढ़ाया, तो भाई साहब जैसे ही छड़ गर्म करोगे तो ये छड़ इस तरह से फैल जाएगी। बोली भाई, लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी लंबाई बढ़ेगी, तो कहोगे L प्लस डेल्टा एल होगे, क्योंकि टेम्परेचर तुमने बढ़ाया। भाई किसी भी छड़, मान लीजिए छड़ मेटल की है, धातु की है, तो अगर धातु की छड़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो छड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। ये बताओ, ये जो लंबाई बढ़ रही तुमने बल लगा के नहीं बढ़ाया है, ये लंबाई तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी प्रॉपर्टी थी बढ़ रही, ये बढ़ना चाहती थी इसलिए बढ़ रही। तो मैं पूछो कि इस कंडीशन में बताइए रेजिस्टेंस फोर्स कितना होगा, रेजिस्टेंस फोर्स कितना होगा। तो कहोगे सर एक बात बताओ, टेम्परेचर दिया जरूर आपने, लेकिन उसके बाद छड़ तो अपने आप बढ़ी ना। टेम्परेचर देने पर कोई भी धातु बढ़ना उसकी प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस फोर्स किस बात का, रेजिस्टेंस फोर्स तो तब होता जब वो ना बढ़ना चाहती और जबरदस्ती बढ़ाते, तब होता रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये इसने तो स्वयं बढ़ा, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में जो रेजिस्टेंस फोर्स आएगा जीरो, और रेजिस्टेंस फोर्स जीरो, तो ध्यान रखना इस वाली कंडीशन में जो स्ट्रेस आएगा वो जीरो। यहीं से पहला क्वेश्चन बनेगा कि यदि किसी छड़ को स्वतंत्र रूप से गर्म किया जाए, स्वतंत्र रूप से मतलब हो गया कि उसको फिक्स ना किया गया हो, उसको ऐसे फ्री गर्म कर दिया गया हो, वो बढ़ गई हो, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी किसी छड़ को स्वतंत्र रूप से गर्म करते हैं तो हमेशा उस छड़ में जो रेजिस्टेंस फोर्स आएगा वो जीरो आएगा, और रेजिस्टेंस फोर्स जीरो तो स्ट्रेस भी क्या, जीरो। अभी कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। थर्मल स्ट्रेस कब आता है, जब किसी छड़ को गर्म तो कीजिए लेकिन उसकी दोनों सिरों को, उसके दोनों सिरों को ऐसे फिक्स कर दीजिए, दोनों सिरों को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। फिक्स कर देने का मतलब यह है कि पहले जो लंबाई L थी वो अभी भी L रहे, वो बढ़ ना पाए। तो बढ़ ना पाए इसका मतलब पता क्या है, ये छड़ बढ़ना चाहती है लेकिन ये जो जकड़ लगाई गई है दोनों तरफ, ये जकड़ इसको बढ़ने नहीं देगी। इसका मतलब ये जकड़ इस तरीके से लोड लगाएगी कि बस बेटा तुम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, यानी जकड़ जो है गर्म करने के दौरान ऐसे कॉम्प्रेसिव लोड लगाएगी, कॉम्प्रेसिव, ठीक है ना। अब सर इसके अंदर जरूर स्ट्रेस आएगा, अब सर इसके अंदर जरूर स्ट्रेस आएगा क्योंकि इसके अंदर डेवलप हो रहा है रेजिस्टेंस फोर्स जो कि लंबाई को बढ़ाना चाहेगा। भाई ये बढ़ना चाहती है, तुम बढ़ने नहीं दे रहा है। कोई जो है दारू पीना चाहता, तुम दारू नहीं पीने दे रहा, अरे प्रतिबल आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो वही बात है, अगर ये जकड़ लगा दी जाए तो ही स्ट्रेस आएगा। अगर स्वतंत्र रूप से गर्म किया जाता है ना किसी छड़ को, तो ध्यान रखना आने वाला रेजिस्टेंस फोर्स जीरो तो स्ट्रेस भी जीरो। लेकिन अगर जकड़ लगा दी जाए फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो फैलना चाहती है, लेकिन जकड़ उसको फैलने नहीं देगी क्योंकि ये तो फिक्स है, यानी जकड़ ऐसे कॉम्प्रेसिव लोड लगाएगी, ठीक है। तो याली कंडीशन में स्ट्रेस आएगा। तो सवाल यहीं से बनना शुरू हो गया कि सर अगर याली कंडीशन होती, ये वाली कंडीशन मतलब जब जकड़ लगाई गई हो, तो जब जकड़ लगाई गई हो तो ध्यान रखना अगर छड़ का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो देखिए
वो बढ़ना चाहती है लेकिन जकड़ ऐसे फोर्स लगाएगी, मतलब कंप्रेशन नेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो आने वाला जो स्ट्रेस होता है वो कंप्रेशन नेचर का होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर घटाया जाए तो अब आप खुद सोचो, अगर टेम्परेचर घटाया जाता तो वो जो छड़ है ना वो ऐसे सिकुड़ना चाहती, लेकिन जकड़ ऐसे खींचे रखता, सिकुड़ने नहीं देता। तो इसका मतलब जकड़ खींचे रखता है, इसका मतलब इस कंडीशन में कैसा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। पहले मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, कौन सा स्ट्रेस आएगा, मान में कितना होगा वो बात की बात है। तो जब कभी जकड़ फ्री रूप से गर्म की जाए स्ट्रेस 0, अगर फ्री रूप से न गर्म की जाए, जकड़ लगी हो छड़ के सिरों पर, तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेम्परेचर घटाया जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस, सीधी सी बात है। लेकिन सवाल अब फंसता इस बात का है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इस कंडीशन में स्ट्रेस आएगा, अब ये बताओ कितना आएगा। तो उसके लिए मुझे एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये जकड़ न लगी होती तो छड़ की लंबाई में कितनी वृद्धि होती, पहले वो निकालो, और उसी वृद्धि को ये बल F बढ़ने से रोकेगा, है ना। यानी पहले डेल्टा L टेम्परेचर कारण कितना बढ़ेगा ये निकालो, और फिर ये F न्यूटन का बल जो लगेगा ये उस छड़ को बढ़ने से कितना रोकेगा, सर वो निकालो, दोनों बराबर कर दो। तो एक बात बताइए, जब किसी छड़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, वो वृद्धि आपसे पूछा जाए कैसे निकालोगे, तो कहोगे उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का। आगे चल के उसमें पढ़ोगे हीट एंड टेम्परेचर में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा L बटे L इंटू डेल्टा टी। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा L बटे L इंटू डेल्टा टी। तो बताइए डेल्टा L का मान पूछा जाए तो क्या कहोगे, तो कहोगे डेल्टा L का मान पूछा जाएगा तो डेल्टा L का मान हो जाएगा अल्फा इंटू L इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन डेल्टा L का फॉर्मूला F के पदों में आप पहले पढ़ चुके हो, डेल्टा L का फॉर्मूला F के पदों में आप पहले ही पढ़ चुके हो, FL अपॉन AE। E यंग मॉडुलस होता, बहुत सारे लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज मत रहना, रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होता, तुम्हें भी चुन्नू मुन्नू कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L से L देखो कैंसिल आउट हो गया, ये E उधर चला जाएगा तो पूरा का जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा AE अल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी जकड़ कितना बल लगाएगी वो बल मैंने निकाल लिया, कितना हो जाएगा AE अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस पूछा जाए इसी कंडीशन में कितना होना चाहिए, तो भाई साहब स्ट्रेस P बराबर कैसे निकाला जाता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल जब निकालोगे यानी F बटे A निकालोगे तो स्ट्रेस P बराबर आ जाएगा सर E अल्फा डेल्टा टी। और इसी कंडीशन में ये जो स्ट्रेस आया E अल्फा डेल्टा टी, इसी स्ट्रेस को बोला जाता है थर्मल स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो ध्यान रखना स्ट्रेस का फॉर्मूला E अल्फा डेल्टा टी है, लेकिन जब फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देना, तो एरिया AE अल्फा डेल्टा टी फोर्स है जबकि स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस तभी आएगा जब जकड़ लगी होगी। स्वतंत्र रूप से ड्रम करोगे तो किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, इस बात को पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बिना प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ये हेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी हमें समझना है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी, मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैं बोलूंगा, आप लोग कॉपी में या नोट्स में लिख लीजिएगा, फिर प्लास्टिसिटी समझेंगे। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बाद डक्टिलिटी मेलेबिलिटी समझेंगे, और मेलेबिलिटी और इसके बाद समझेंगे ब्रिटलनेस और हार्डनेस, बस इतना ही आपके समझना है, ठीक है। तो चलो फिर एडिट करके हम लोग इस हेडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में सबसे पहली हेडिंग आती है जिसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। क्या होता है इलास्टिसिटी, मैंने अभी बता रखा बहुत पहले भी। इलास्टिसिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें बल लगाकर हटा लेने पर पदार्थ वापस आ जाता है, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इलास्टिसिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उस बॉडी में या उस पदार्थ में बल लगाकर हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाता है। तो पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाए सर, उसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इलास्टिसिटी जिसके अंदर है उसके अंदर हमेशा जो डिफॉर्मेशन आएगा वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आएगा। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन कौन सी में प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, इलास्टिसिटी के अंतर्गत, ठीक है।
उसके बाद दूसरी नंबर की आइडेंटिटी आती है जिसको आप प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। मैं फिर से बता दूं प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ में बल लगाने पर पदार्थ का आकार बिगड़ जाएगा, लेकिन बल हटा लिया जाए तो पदार्थ पुनः अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आ पाएगा, अर्थात उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अर्थात उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो जब भी कभी पदार्थ के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, समझ जाना उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ गई। ठीक है, फिर मैंने आपको यहां दो बातें बताई थी। दो बातें क्या बताई थी आपको? सबसे पहले याद रखना है आइडियल रिजिड बॉडी, या सीधा सीधा रिजिड बॉडी लिखाओ। तो रिजिड बॉडी के लिए जो यंग मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। और आइडियल प्लास्टिक बॉडी पूछा जाए तो आइडियल प्लास्टिक बॉडी जो होती है सर, उसके लिए यंग मॉडुलस तुम्हारा 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस पदार्थ का जितना यंग मॉडुलस ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होती है। फिर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आपको समझना चाहिए कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी भाई साहब वो घटती है, लेकिन जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी ध्यान रखना बढ़ती है। और इलास्टिसिटी घट रही है तो कंफर्म उसका जो यंग मॉडुलस होगा सर वो भी घट जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी आते हैं, अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में तीसरी आइडेंटिटी डक्टिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। क्या होता है डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि डक्टिलिटी किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत पदार्थ को पतले पतले तार में खींचा जा सकता है। तो पतले पतले तारों में खींचा जा सके उसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। हर किसी को नहीं खींच सकते। बताइए कि कांच तो पतले पतले तार में खींच सकते हो? टॉरी नहीं सर, नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, तो हर किसी को पतले पतले तार में नहीं खींचा सकता। जिसको पतले पतले तार में खींचा जा सके सर उसी की डक्टिलिटी ज्यादा होती है। डक्टिलिटी या यूं कहिए कि ऐसे मटेरियल जिसके पास डक्टिलिटी होती है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया है, स्टील हो गया, स्टील के साथ साथ कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर डक्टिलिटी होती है। ठीक है, तो डक्टिलिटी किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके अंतर्गत उसको पतले पतले तारों में खींचा जा सके। पतले पतले तारों में खींचा जा सके उसी को डक्टिलिटी बोला जाता है। मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ को पीट कर पतली पतली चादरों का रूप दे सके, तो जब किसी पदार्थ को पीट कर पतली पतली चादरों का रूप दे सके सर उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। हर किसी को नहीं दे सकते। क्या कांच को पीट कर आप पतली पतली चादर बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो जिसको पीट कर पतली पतली चादर बना दे सर उसी के अंदर मेलेबिलिटी होगी। मेलेबिलिटी के कुछ अगर पदार्थों की बात करें तो जिसके अंदर डक्टिलिटी होती है ध्यान रखना उसके अंदर मेलेबिलिटी भी होती है। जिसके अंदर डक्टिलिटी होती है सर उसके अंदर भी मेलेबिलिटी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है ब्रिटलनेस। इसको हिंदी बोलते हैं भंगुरता। क्या होता है भंगुरता? ब्रिटलनेस। भंगुरता का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पदार्थ या पदार्थ की इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत पदार्थ में इंपैक्ट लोड लगाने पर, इंपैक्ट लोड मतलब आप इंपैक्ट लोड लगाइए, थोड़ा ऊंचाई से लोड लगाइए तो पदार्थ कई टुकड़ों में टूट जाए। जब पदार्थ कई टुकड़ों में टूट जाता है ध्यान रखना उसका मतलब होता है उसके अंदर ब्रिटलनेस है, भंगुरता है। भंगुरता बोलते हैं इसको हिंदी में। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इंपैक्ट लोड लगाने पर कई टुकड़ों में टूट जाता है? जैसे कि कांच। आप कांच को देखिए, अगर मैं कांच ले लूं और कांच में ऐसे इंपैक्ट लोड लगा दूं तो कई टुकड़ों में टूट जाएगा। जब पदार्थ इंपैक्ट लोड लगाने पर कई टुकड़ों में टूट जाता है सर उसी को ब्रिटलनेस बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके पास तो कहूंगा जैसे कि कांच, जैसे कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को शॉर्टकट में CI लिखते हैं, कास्ट आयरन। हर एक में ऐसा नहीं हो सकता। स्टील या एल्यूमिनियम, बताओ एल्यूमिनियम को ऐसे पीटोगे तो वो टूटेगा नहीं, फ्लैट हो जाएगा, पतली चादर बन जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, तो टूटने की जो प्रॉपर्टी होती है इंपैक्ट लोड लगाने के बाद वो कांच में होती है, कास्ट आयरन में होती है। सर इसी प्रॉपर्टी को भंगुरता कहते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस का मतलब ये होता है कि जब भी कभी कोई पदार्थ खुरुच जाने का विरोध करता है। खुरुच जाना समझते हैं ना?
ठुरुच जाना समझते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आपका नाखून है, नाखून से आपने बटर को ऐसे स्लाइस किया, काटा, तो आपके नाखून में जरा सा भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि बटर तो बड़ा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। लेकिन अगर यही नाखून से आप किसी और चीज को, या फिर कह सकते हो कि किसी दीवार को, या फिर कह सकते हो कि किसी और चीज को जो हार्ड है उसको स्ट्रेच करेंगे ना, तो आपको दर्द होगा। तो ठुरुच जाने का जो विरोध करे, समझ जाना उसी के अंदर हार्डनेस है, उसी के अंदर हार्डनेस है। और प्रकृति में जो सबसे हार्ड पाया जाता है, सबसे हार्ड, वो है डायमंड। डायमंड जो है, ध्यान रखना, प्रकृति का सबसे हार्ड पदार्थ है डायमंड। ठीक है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड। और किसका अपर रूप होता है? सर ये कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी। तो ये जो थी, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थी। और इसके बाद इलास्टिसिटी वाले चैप्टर की, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर की, ये मेरी लास्ट हेडिंग है। इसको बोला जाता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वाई एक्सिस में लिया जाएगा स्ट्रेस को, और एक्स एक्सिस में लिया जाएगा स्ट्रेन को, पी और ई। लेकिन ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये आप लोग के सिलेबस में केवल स्टील के लिए है। स्टील, क्योंकि स्टील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु होती है। तो ध्यान रखना, स्टील के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, स्टील के लिए जब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खींचते हो तो कौन सा टेस्ट करते हो? तो ध्यान रखना, स्टील के लिए जब भी कभी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं तो हम लोग टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। टेंसाइल टेस्टिंग मतलब उस पर ऐसे बल लगाकर देखते हैं। तो जब बल लगाकर आप देखा जाता है तो स्ट्रेस वर्सेस जो स्ट्रेन कर्व निकल के आता है, सर वो कुछ ऐसे निकल के आता है। पहले कुछ देर तक स्ट्रेट लाइन, फिर हल्का सा नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाता, हल्का सा नीचे जाता, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ये कुछ रहता है हमारा, कह सकते हो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व स्टील के लिए। कुछ नाम होते हैं, जैसे कि वाला पॉइंट ओ कहलाता है, यहां पर ए कहलाता है, इससे थोड़ा सा ऊपर बी कहलाता है, ये वाले पॉइंट को सी बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को डी बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को ई बोलते हैं, और लास्ट वाला जो पॉइंट है सर इसको एफ बोलते हैं। तो लोग के एग्जामों में अभी तक जो क्वेश्चन आया है इससे, वो ये आया है कि ये अच्छा, पहले ये स्लोप क्या होगी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की? यंग मॉडुलस है ना। तो किसी भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप होती है, ध्यान रखना, वो यंग मॉडुलस कहलाती है, ई। तो पहले आप लोग इन ए बी सी डी ई एफ इन सारे पॉइंटों के नाम समझ लो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट को बोला जाता है प्रोपोर्शनल पॉइंट। प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या होता है? सर प्रोपोर्शनल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां तक पॉइंट ओ से लेकर ए तक आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हो। यानी ओ से लेकर ए तक ही वह पॉइंट है जहां तक ये कर्व जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब ओ से लेकर ए तक ही स्ट्रेट लाइन है, ए से आगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोला गया। और जहां तक कर्व स्ट्रेट लाइन होता है वहीं तक ही हुड्स लॉ वैलिड होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हुड्स लॉ कहां तक वैलिड होता है? तो ध्यान रखना, हुड्स लॉ केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है, उससे आगे नहीं। उसके बाद बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? तो बी पॉइंट को बोला जाता है भाई साहब इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब पॉइंट बी तक पदार्थ के अंदर इलास्टिसिटी होगी, वही परफेक्ट। आप पॉइंट बी तक लोड लगाइए, लोड लगा के हटा लीजिए, वापस अपने प्रारंभिक आकार में आ जाएगा। खेलते रहिए, लोड लगाइए, हटाइए, हटाइए, लगाइए, और पॉइंट बी तक लगाइएगा बस, उससे ऊपर नहीं। पॉइंट बी तक लगाइए, हटाइए, पदार्थ वापस अपने प्रारंभिक आकार में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, इलास्टिक पॉइंट। अच्छा, सी को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, सी और डी दोनों यील्ड पॉइंट होते हैं, लेकिन सी होता है अपर यील्ड पॉइंट और डी होता है लोअर यील्ड पॉइंट। तो ध्यान रखना, सी और डी यील्ड पॉइंट होते हैं। सी को बोला जाता है अपर यील्ड पॉइंट और डी को बोला जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट ई पॉइंट आ जाता है। ई पॉइंट को बोला जाता है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। और जबकि लास्ट वाला जो एफ पॉइंट है ना, इस एफ पॉइंट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं भंजन बिंदु। हिंदी में इसको बोला जाता है भंजन बिंदु। कई बार तुम्हारे एग्जामों में ये ऑप्शन रहेगा भंजन बिंदु। तो आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट के नाम जरूर याद रख लो, ठीक है ना।
स्टील के लिए टर्म ऐसा आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए बस। ठीक, तो यहां से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन टर्म के बारे में मैं बहुत सारी बातें पहले बता चुका हूं, तो सारे पॉइंट और नाम हो गए। तो यहां से भाई साहब इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहां से इलास्टिसिटी पर जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना वो सब सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए।